आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद पीके चंद्रा पर। फ्रेंड्स, एक्ट में अब हम लोग को मात्र दो ही पढ़ना है, 1935 का और 1947 का। हम लोग सारा एक्ट पहले पढ़ चुके हैं। आप जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सिर्फ ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस बल्कि ये हिस्ट्री में भी इसको पढ़ा जाता है, इसलिए इसको काफ़ी ढंग से इसको नोट्स बनाइए और अपने पास रखिए और इसको हमेशा देखते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। इसका सारे एक्ट का एक टेस्ट हम पेपर बनाएंगे। आप उसमें खुद अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा, कितना अच्छा हो पा रहा है, कितना ख़राब हो पा रहा है। अच्छा है तो बहुत बेहतर, अगर इसमें कहीं कमी रह जाती है तो उसको फिर से पढ़िए और फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 1935 का एक्ट। आज हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो जिस प्रकार से अभी तक हम लोग सभी एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझे हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या रहा था, क्यों लाया गया था, और सारी स्थिति को देखते हुए, काउजेस को देखते हुए हम लोग फिर प्रावधान यानी विशेषताएं को देख लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग इसका मूल्यांकन कर लेंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे कि क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं कि लाया क्यों गया था ये। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि जो 1919 का जो एक्ट बना था उसी में एक चीज़ कहा गया था कि 10 साल के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि 10 साल के बाद कहा गया था, तो 1919 के बाद 1929 में इसका मूल्यांकन किया जाना था, कोई कमेटी बनाना था, लेकिन कमेटी पहले ही बना दिया गया। 1927 में ही हम लोग को पता है कि साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था, जो अक्टूबर 1928 में भारत आया था। तो ये पहले क्यों बनाया गया साइमन कमीशन, जबकि 1919 के एक्ट में तो कहा गया था कि 10 साल के बाद मूल्यांकन होगा इसका, 1919 का एक्ट का। लेकिन पहले ही इसलिए इसको बना दिया गया क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उस समय चूँकि ब्रिटेन में वहाँ चुनाव होने वाला था, तो कंजर्वेटिव पार्टी में चाहता था कि कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे कि लोगों में ये भी लगे कि जो भी उसका कॉलोनी है बहुत अच्छा ढंग से उसको चला रहे हैं, वहाँ की भी स्थिति अच्छा है, कुछ उनको भी उत्तरदायित्व तो दिया जा रहा है, मानवाधिकार के भी लोग ख्याल रखते हैं। क्योंकि ब्रिटेन की जो जनता थी कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ा फ्लेक्सिबल होते चले जा रहे थे और यही कारण था कि लोगों का दबाव कुछ बन रहा था सरकार पर भी, वहाँ की सरकार पर भी, कि जो आपकी कॉलोनी है वहाँ भी थोड़ा सा आपको उत्तरदायित्व तो देना पड़ेगा किसी को। तो यही कारण है कि इसको पहले ही बना दिया गया था। 1927 में बना और अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। हालांकि हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। और आपको पता ही है कि जो हम लाला लाजपत राय थे वो विरोध कर रहे थे लाहौर में, साइमन गो बैक का नारा दिया जा रहा था। तो ऐसे ही में एक अधिकारी जो स्कॉट था, स्कॉट के आदेश पर जो है सो लाठीचार्ज किया जाता है और हम लोग को पता है कि लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि मृत्यु से पहले उनका एक स्टेटमेंट जो काफ़ी मायने रखता है, वो स्टेटमेंट दिए थे कि मेरे शरीर के ऊपर किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेज़ों के कफन के कील साबित होंगे। जो कहे थे आगे चल कर के साबित भी होगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इससे बहुत सारी पृष्ठभूमि जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को आँख से देखने वाले खुद भगत सिंह थे। इस कहा जाए तो मर्मम दृश्य को जो है भगत सिंह अपने आंखों से देखे थे, इसलिए वो पता ही हम लोगों की लाहौर षड्यंत्र केस उनके ऊपर चलाया गया था, क्योंकि वो सांडर्स की हत्या में कहा जाता है कि शामिल थे वो। हालांकि हत्या यहाँ पे स्कॉट की करने की प्लानिंग बनाई गई थी। तो हम लोग को पता ही है कि सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलाया गया था। लेकिन भगत सिंह इतना बड़ा स्टेप इसीलिए लिए थे क्योंकि हालांकि वो क्रांतिकारी थे, लगातार वो भारत को स्वतंत्र करने के लिए, उसमें योगदान देने के लगातार वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन चूंकि इस दृश्य को काफ़ी आंखों से देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे और यही कारण है कि वो घटना आगे चल करके घटा था, सांडर्स हत्याकांड। तो भगत सिंह को जब फांसी दिया गया 1931 में, 1931 में, तो कहीं ना कहीं उससे भी ये रिलेटेड है। क्योंकि कहा जाता है महात्मा गांधी पर कई बार आरोप भी लगा है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो शायद भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि गांधी इरविन जब समझौता हुआ था तो इस विषय को उठाए ही नहीं थे। तो ये सारा कुछ हम लोग देख करके इसमें समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। साथ ही साथ साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो 1928 में हम लोग को पता है कि उस समय 1928 में भारत का जो सचिव था,
हालांकि भारत का सचिव था, लेकिन हम लोग को पता है कि सचिव कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। तो भारत का सचिव जो था एक चैलेंज किया था जिसका नाम था बर्कनहट। बर्कनहट जो है सो भारतीयों को कहा था कि आखिर आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय ये कहे थे कि हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, अपना संविधान चाहिए, ये भी मांग किया गया था कि अपना संविधान चाहिए। तो बर्कनहट बड़ा मजाकिया लहजे में ये कहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो है सो भारत के लोग संविधान के बारे में जानते भी नहीं हैं, कहीं सुन रखे होंगे, इसलिए लोग बार बार मांगते रहते हैं कि संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। उसका ये विश्वास था कि भारतीय लोग संविधान को समझते ही नहीं हैं। उसको ये पता नहीं था कि यही भारत की वो भूमि है जहाँ चाणक्य, जहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वता यहाँ पे जन्म लिए। तो ये उसकी गलतफहमी थी। तो बर्कनहट ये चैलेंज किया कि अगर ठीक है, हमारे द्वारा जो सुधार की बात की जा रही है, अगर ये सही नहीं है, कैसा संविधान चाहिए, डोमिनियन राज्य की बात करते हैं, आखिर कैसा संविधान की बात करते हैं, जरा लिख करके हमको बताएंगे क्या। बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लहजे में कहा था। और यहाँ तक कहा था जब मोतीलाल नेहरू जब ये कहे थे कि नहीं हम लोग इस तरह का हम लोग को चाहिए, तो ये मजाक लहजे में कहा था कि मोतीलाल नेहरू आप पहले हमको समझिए व्हाट इज़ संविधान। मोतीलाल नेहरू कहे थे कि सर जो अगर हम समझा देंगे कि संविधान क्या है, तो याद रखिए कि आपको ब्रिटेन का संविधान भी उसी प्रकार से लिखना पड़ जाएगा जिस प्रकार से हम लोग कहेंगे। तो कहा कि ठीक है, लिख के दिखाइए। बात तो बहुत हुआ, लिख के बताइए। तो याद रखिए कि मोतीलाल नेहरू जो है सो, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो 1928 में हम लोग को पता है कि सौंपा गया था। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जो है सो रिपोर्ट बनाया था, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक लघु, एक छोटा, उसको आप लघु संविधान ही कह सकते हैं, छोटा संविधान जो लिखे थे, बनाए थे, ये ऐसा लिख करके भेजे थे कि जब बर्कनहट इसको पढ़ा था तो मंत्रमुग्ध हो गया था। वो तो कहा कि मोतीलाल नेहरू, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई भारतीय, जहां हमारा कॉलोनी है, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग वहां रहते हैं। बर्कनहट ये कहा था कि मेरा तो ये दिल का ख्वाहिश है कि भारत जल्द से जल्द स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि वो शासन को संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन वो कहा कि मैं सिर्फ एक सचिव हूँ, भारत का शासन संभालता हूँ, इसलिए ये सिर्फ हमारा व्यक्तिगत राय है। लेकिन काफ़ी प्रसन्न हुआ, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो उस समय एक लघु संविधान, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से, हम लोग कहीं लघु संविधान की इसकी चर्चा नहीं मिलता है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से मिलता है। तो नेहरू रिपोर्ट में जो बात लिखे थे वो बहुत बड़ा बात था, क्योंकि उसी में एक छोटा सा संविधान जो बनाए थे, लिखे थे, उसमें क्या किए थे कि सारे संप्रदाय के हितों की बात उसमें रख दिए थे, अल्पसंख्यकों के हित की भी बात कहा गया था, और ऐसा बनाए थे कि सभी को उसमें सम्मिलित कर लिया गया था। तो कहा गया कि इतने कम, हालांकि बर्कनहट जब मोतीलाल नेहरू को कहा कि आप लिखिए, तो एक चीज़ और वो कहा था कि इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो कहे थे मोतीलाल नेहरू कि सर इतना बड़ा हमारा देश है, इतने बड़े देश में इतने कम समय में आप कह रहे हैं कि एक संविधान लिख करके बता दीजिए, छोटा संविधान, तो कैसे हो पाएगा। हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृति, विभिन्न कल्चर है, आप देख रहे हैं, लोगों का विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं यहाँ, तो सभी को सम्मिलित करना, सभी के हितों की बात रखना, टाइम चाहिए। लेकिन वो जानबूझ करके टाइम नहीं दे रहा था। लेकिन उसी कम समय में ये संविधान, छोटा संविधान लिख करके बताया, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुआ था, और काफ़ी चर्चा रहा, न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटेन के लोगों ने भी इसका काफ़ी गुणगान किया था। तो उससे तो एक बात और स्पष्ट हो गया था कि भारत में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। आज भी हम लोग देख लें, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी जा कर के अपना लोहा मनवाते हैं। आप देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े ऐसे देश देखिए, ब्रिटेन, जहाँ की भारतीय जा कर के इंजीनियर, वैज्ञानिक बड़े बड़े रूप में वहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, उस देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात भी है। तो उस समय ये स्पष्ट हो गया कहीं ना कहीं कि भारतीयों में बहुत बड़ी योग्यता है। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे फिर क्या बना। तो आगे जो हुआ 1929 में हम लोग देख सकते हैं कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। एक बार पहले भी हम चर्चा इसका कर चुके हैं। तो इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। हम लोग को पता है कि रावी नदी के किनारे हुआ था, और इसकी अध्यक्षता अभी हम लोग को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसी में ये घोषणा किया गया था कि आगे आने वाला जो 26 जनवरी 1930 होगा, उसमें कांग्रेस क्या करेगी, पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा, और मनाया भी गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को।
तो ये उन पर काफ़ी दबाव बन रहा था, क्योंकि अब स्वराज्य की मांग नहीं, क्योंकि 1906 में हम लोग को पता है कि स्वराज्य की मांग हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये उन पे दबाव था, अर्थात अब और सुधार करने के लिए उन पे दबाव बनते ही चला जा रहा था। फिर हम लोग देख सकते हैं कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तो पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाने का कारण यही था कि उसमें यही चर्चा किया गया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया गया और संवैधानिक सुधार के बारे में चर्चा किया गया। हालांकि आपको ये पता ही होना चाहिए कि पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। हाँ, इसमें हम लोग को पता ही है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए थे, इसमें भी भाग लिए थे, तीनों में क्योंकि वो भाग लिए थे, लेकिन वो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र एक ही बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेंगे। तो पहला में कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, यही कारण है कि ये असफल भी माना जाता है पहला गोलमेज सम्मेलन। उसी समय देखेंगे कि हम लोग 1931 में ही एक चीज़ हम लोग को और देखना होगा कि कराची अधिवेशन हुआ था, 1931 में कराची अधिवेशन, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे, तो इनकी अध्यक्षता में कराची में एक अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में जो है फर्स्ट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलिक अधिकार का प्रारूप पेश करते हैं। तो मौलिक अधिकार का प्रारूप यहाँ पेश हुआ। ये सारा कुछ जो हो रहा था, अंग्रेजों पर दबाव बन रहा था कि वो पर्याप्त सुधार करें और भारतीयों को शासन धीरे धीरे भारतीयों के हाथ में सौंपें, यानी कि जो उनका उत्तरदायित्व तो है उस शासन में वो और बढ़ाया जाना चाहिए। ये उन पे दबाव भी अब बनना शुरू हो गया था। ऐसे में देखते हैं कि 1932 में, हालांकि 1931 में एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो 5 मार्च को जो हुआ था गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा, यहाँ सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष में। ऐसे तो प्रथम महिला अध्यक्ष हम लोग को पता ही है कि एनी बेसेंट थी। तो ये सरोजनी नायडू जो हैं, यही 2 महात्माओं का मिलन कहीं थी, किसमें? गांधी इरविन समझौता को, यानी कि एक तो गांधी जी को, दूसरे इरविन को महात्मा कही थी। बहुत बार स्टेटमेंट ये पूछा हुआ है। तो इसी में ये तय किया गया था, जब गांधी इरविन समझौता हो गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया, तो इसमें यह भी तय हुआ था कि कांग्रेस जो है सो सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेगा, और महात्मा गांधी भाग लिए भी। लेकिन महात्मा गांधी जो इसमें उम्मीद कर रहे थे कि किया जाएगा भारतीयों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए ये महात्मा गांधी क्या कहे थे, वहाँ से वापस आए थे, तो कि मैं वहाँ से खाली हाथ आया हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ कहे थे कि मैंने भारतीयों के सम्मान पर कोई बट्टा नहीं लगने दिया। तो सेकेंड राउंड टेबल भी आप कह सकते हैं कि ये भारतीयों के लिए कुछ नहीं लेकर आया, असफल हुआ। तो ऐसे में देखते हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है कि अब जो है सो भारतीयों को में और ज़्यादा फूट डालने की कोशिश करता है। तो फिर से क्या करता है कि हालांकि वो एक सांप्रदायिक पंचाट लाता है। तो सांप्रदायिक पंचाट में क्या किया गया था कि दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, यानी कि अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। जैसे कि पहले मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो इंडियन सारे लोग को जो दिया गया था, इसमें भी कहा गया कि अलग निर्वाचन मंडल इनके लिए भी होगा। लेकिन महात्मा गांधी का ये मानना था कि इससे क्या होगा कि देश और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों को बांट रहे हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी इसका विरोध किए थे। तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करता है, और उसके विरोध में महात्मा गांधी जो हैं सो, उस समय हम लोग को पता है कि महात्मा गांधी जेल में बंद थे, यरवदा जेल में बंद थे, और वहीं 20 सितंबर 1932 को क्या करते हैं, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तो आमरण अनशन पे बैठने के बाद जो है वो कहते हैं कि जब तक
अगर इस बात को नहीं किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा सांप्रदायिक पंचायत को, तब तक हम अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में भीमराव अंबेडकर जी पर काफ़ी ये दबाव बना, क्योंकि महात्मा गांधी के जितने भी अनुयायी थे इन पे ये दबाव बनाने लगे कि आप जो है सो मैकडोनाल्ड का बात ना माने। तो उन पर एक थोड़ा दबाव बना। साथ ही साथ अंबेडकर जी महात्मा गांधी का सम्मान भी करते थे और ये नहीं चाहते थे कि उनका सेहत खराब हो, क्योंकि महात्मा गांधी का सेहत दिन ब दिन गिरते जा रहा था, क्योंकि वो अन्न जल छोड़ दिए थे। तो ये चाहते थे अंबेडकर जी कि नहीं, उनका स्वास्थ्य जल्दी सुधार हो जाए, और यही कारण है कि महात्मा गांधी का बात वो मान लेते हैं और पूना समझौता जो है सो हो जाता है। ये 24 सितंबर 1932 को होता है और इस पे ये मान लिया जाता है कि अलग निर्वाचन मंडल नहीं होगा दलितों के लिए, बल्कि उसी सामान्य सीट जो है उसी में जो है सो उनके लिए सीट रिजर्व होंगे। हम लोग को पता ही है कि इसी में प्रांतों में हम लोग को देखते हैं कि 71 सीट से बढ़ा करके 148 सीट रिजर्व किया गया था। खैर हम लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे स्पेशल तो हम लोग उसमें जानेंगे। तो ये यहाँ पे हुआ, यानी रमजे मैकडोनाल्ड का जो सोच था तोड़ने का, वो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी और महात्मा गांधी दोनों मिलकर के इसको नाकामयाब कर दिए। तो अब आगे देखते हैं हम लोग 1933 में क्या होता है कि 1932 में हम लोग को पता है कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन भी होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेता है तो असफल ही माना जाएगा ये। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन, इन सभी चीज़ों को मिला करके क्या करता है, सरकार एक श्वेत पत्र जारी करता है। श्वेत पत्र जारी करता है और उसके बाद श्वेत पत्र की जांच के लिए जो है एक कमेटी बनाया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो के अध्यक्षता में, जो संयुक्त संसदीय कमेटी था। और ये अपना रिपोर्ट जो है सो 1.5 साल के बाद, यानी कि 1934 में लास्ट में देता है ये, और उसी के आधार पर जो है सो 1935 का एक्ट पारित होता है। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड। आप इसको एक सीरीज में समझा कर, ये सजा करके इसका बैकग्राउंड बना लीजिए। कभी भी एक्ट को, प्रावधान को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि फिर नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं फिर क्या आया, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर देख लेते हैं फिर क्या लाया गया। तो फिर जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फिर और क्या इसमें लाया गया। तो फिर गांधी इरविन समझौता, ये आपको याद रखना है कि कब हुआ था, ये 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। साइमन कमीशन आपको पता ही है 1927 में बना था, और ये अक्टूबर, याद रखिएगा, भारत में कब आया था, अक्टूबर 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुआ था। हम लोग को पता ही है कि ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पहला आरटीसी हम लोग को पता है कि 1930 में हुआ था। उसके बाद और देख लेते हैं और क्या हुआ। तो और हम लोग देख सकते हैं कि जो किया गया 24 से 29 मार्च 1931 को, और क्या हुआ,
तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन हुआ। तो सॉरी, ये 24 नहीं बल्कि 26 था, ये 26 से 29 मार्च के बीच कराची अधिवेशन हुआ। फिर क्या हुआ, तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है सो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या किया गया था, सांप्रदायिक पंचाट पेश किया गया था। फिर क्या हुआ, तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि पूना समझौता 24 सितंबर को, ये एक पंचाट पेश किया गया था, याद रखिएगा, 16 अगस्त 1930। फिर 24 सितंबर को क्या हुआ, पूना समझौता। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। फिर क्या हुआ, फिर देख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया, सरकार द्वारा श्वेत पत्र जारी किया गया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है सो हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में 1933 में ही श्वेत पत्र की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनता है। और हम लोग को पता है कि इसी के सिफारिश पर 1935 का एक्ट लाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ और, साइमन कमीशन में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया था, ये आपको जरूर याद रखना है। क्योंकि साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, ये सातों क्या थे, सातों अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में एक क्लीमेंट एटली था, जो आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। जब भारत स्वतंत्र होगा उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ही था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में ऐसा कौन सा एक व्यक्ति सदस्य था जो कि आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो वो था क्लीमेंट एटली। तो ये चीज़ आप इसको क्रम से सजा लीजिए, ये बैकग्राउंड है। अब इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि एक्ट जो लाया गया, एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया। तो देखेंगे हम लोग कि एक्ट में क्या क्या प्रावधान था। प्रावधान क्या क्या किया गया था। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि भारत शासन अधिनियम ये जो था, इसमें 321, याद रखिएगा, 321 धाराएं एवं 10 अनुसूची था। बहुत बार पूछा हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इतना महत्वपूर्ण एक्ट है, हालांकि इसका विरोध किया गया, लेकिन याद रखिएगा यही वो एक्ट है जो भारत का लघु संविधान कहा जाता है। एक्ट में, अधिनियम में भारत का लघु संविधान 1935 का एक्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो भारत का संविधान जब बना
और लागू हुआ तो उस समय जो कुल 395 अनुच्छेद थे उसमें से 200 से 250 अनुच्छेद लगभग वही या कुछ परिवर्तन करके उसको क्या किया गया था, भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो यही बात तो भारतीयों का समझ में नहीं आता है कि उस समय तो इसका खूब विरोध किया गया था कि 1935 का एक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन जब अपना संविधान बनाने लगे और लागू करने लगे तो इसी में से 200 से 250 अनुच्छेद शामिल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, एक्ट में, अधिनियम में 1935 के एक्ट को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, और अगर संविधान संशोधन एमेंडेड में पूछेगा तो 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। एक्ट में 1935 और संविधान संशोधन में 42वां, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो प्रावधान में देख लेते हैं कि क्या क्या किया गया था। तो प्रावधान में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। हम लोग को पता है कि 1919 में लगाया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ये हो गया। प्रांत से हटा करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। द्वैत शासन 1919 के अधिनियम में आपको बता चुके हैं कि द्वैत शासन क्या था। द्वैत शासन में क्या होता है, शासन को दो भागों में बांटना। एक आरक्षित, जो कि गवर्नर जनरल के पास ही उसका अधिकार होता था उस पर कोई भी निर्णय लेने का, और आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय रखे जाते थे। जैसे कि महत्वपूर्ण विषय में हो गया कि विदेशी मामला, कोई संधि, ये सारा जो महत्वपूर्ण जो मामला होगा वो इसी में आएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि आरक्षित में वही स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था, ये सारा कुछ इसी में रखा गया था। जो मूलभूत चीज़ होता है वो रखा गया, किस में रखा गया है, हस्तांतरित विषय में रखा गया है, और आरक्षित विषय में सारे महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। आरक्षित विषय को हम लोग को पता है गवर्नर जनरल का निर्णय होता है, और वहाँ जो है सो मंत्री अपने निर्णय से चलाते थे। तो याद रखिएगा, अब ये प्रांतों से द्वैत शासन को हटा करके केंद्र में द्वैत शासन को लगा दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं, याद रखिएगा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो अखिल भारतीय संघ, तो यहाँ देखिए अखिल भारतीय संघ बनाने की, यानी कि भारत को एक सूत्र में कहा गया कि पूरे भारत को बांधने की कोशिश किया गया था, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि उस समय 3 को मिला करके ये अखिल भारतीय संघ बनाना था। एक तो हो गया ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो 2/3 भागों में था, फिर कमिश्नरी, हालांकि इन्हीं के अंडर में लगभग था, और फिर इन्हीं के अंडर में था, और फिर हो गया एक जहाँ राजाओं का शासन था। तो जहाँ राजाओं का शासन था, जिसको हम लोग देशी राजाओं का शासन कहेंगे जिसको, तो वो जो था उस पर इनका पूर्ण अधिकार नहीं था। उनके मामले में देश, उसको देशी रियासत कहेंगे। तो देशी रियासत के मामले में जो है ये कहा गया था कि देशी रियासत चाहें तो स्वेच्छा से मिल सकते हैं और नहीं चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो अखिल भारतीय संघ तभी बन सकता था जब सभी लोग मिले इसमें, क्योंकि देशी रियासत भी तो बहुत बड़ा था, 1/3 था, कुल क्षेत्रफल का 1/3 था। तो इतना बड़ा संख्या में अगर उनके स्वेच्छा पर छोड़ा गया था कि चाहे तो आप शामिल हो, नहीं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अखिल भारतीय संघ उस समय इसीलिए नहीं बन पाया था, क्योंकि बहुत सारे देशी रियासत क्या किए, इसका विरोध किए इसका। लेकिन यहाँ एक प्रयास किया गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। और फिर देख लेते हैं और क्या किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। एक विस्तार किया गया, याद रखिएगा, प्रांतों में 11 में से 6 में, प्रांतों में 11 में से
6 में याद रखिएगा कि ये 6 कौन कौन थे, बंगाल हो जाएगा, बम्बई, मद्रास, उसके बाद संयुक्त प्रांत, असम और बिहार। इसमें क्या किया गया था कि दोहरा शासन लाया गया था। याद रखिएगा, द्वैत, यहाँ पे दो मंडल स्थापित किए गए थे, 2 विधान। याद रखिए, जैसे आज भी है राज्य में, बहुत सारे राज्य में हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं विधानसभा और विधानमंडल दोनों है, विधान परिषद दोनों है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इन 11 में से 6 में क्या किया गया, यहाँ पे भी दोहरा 2 मंडल स्थापित किया गया। तो ये देख, ये यही था, इसको क्या कहा जाएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया। इसको क्या कहा जाएगा, द्विसदनात्मक, यानी 2 सदन। आज भी बहुत सारे राज्य में है, हम लोग देख सकते हैं कि आज भी लगभग, हालांकि ये घट बढ़ रहा है, कुछ राज्यों को दिया भी जाता है, कुछ को निकाला भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग देख सकते हैं कि द्विसदनात्मक है। फिर देख सकते हैं कि पहले तो आंध्र प्रदेश में भी, उसके बाद तमिलनाडु, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर तो अब आप जान रहे हैं कि इसका अभी हम लोग को पता है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आज भी बहुत राज्यों में जो है सो द्विसदनात्मक व्यवस्था कायम है। तो उसी प्रकार से यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित किया गया था। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। और देख लेते हैं संघीय व्यवस्था में देख लेते हैं क्या क्या किया गया था। तो संघीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि 2 सदन बने, यहाँ भी 2 सदन तो था ही, हम लोग 1919 वाला में पढ़ चुके हैं। द्विसदनात्मक तो यहाँ भी था। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग संख्या देखेंगे क्या क्या था। जैसे हम लोग को पता ही है, इसको एक को उच्च सदन, और इसी को क्या कहा जाएगा, राज्य परिषद भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, इसमें कुल 260 सदस्य थे। 260 में अब यहाँ देखिए कैसे डिवाइड किया गया था। तो 260 में 156 और इधर बच गया 104 इधर थे। तो 156 कौन था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत था, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। और जबकि ये जो था देसी रियासत से था, देसी रियासत से शामिल था, जिसमें कि राजवाड़े लोग होते थे। और देख लीजिए, ये तो हो गया उच्च सदन। फिर इधर आते हैं हम लोग निम्न सदन, जिसको संघीय विधानसभा भी कहा जाता था, या संघीय सभा। अब इसका नाम संघीय सभा। तो संघीय सभा में क्या किया गया था, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। संघीय सभा में याद रखना आपको कि संघीय सभा में कुल 375 मेंबर थे। और 375 में हम लोग को याद रखना है कि 375 में 250 ब्रिटिश भारतीय प्रांत से, प्रांतों से, और बच गया 125 किधर से आएगा, तो ये देसी रियासत से। तो संघीय व्यवस्था में 1919 के एक्ट में भी आप पढ़ चुके हैं कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था था। द्विसदनात्मक व्यवस्था में जैसे कि हम लोग को पता है कि
जो निम्न सदन होता था उसको विधानसभा कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे संघीय सभा कहा गया। और संघीय सभा याद रखिएगा, यहाँ पे सीटों को बढ़ा करके 375 और 375 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 250 जो कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और 125 देसी रियासत, यानी जहाँ पे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये उस सदन या राज्य परिषद में 260 टोटल सदस्य थे। 260 में हम लोग देख सकते हैं कि 156 और 104 में डिवाइड किया गया था। तो जो ज़्यादा होगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत से होगा, अर्थात 256 ब्रिटिश भारतीय प्रांत और 104 किससे था, देसी रियासत से था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ऐसा बदलाव पूछता है, सीट को बढ़ा करके कितना किया गया था केंद्र में। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए क्या क्या किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय अभी सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा न्यायालय नहीं था उस समय। इससे ही बड़ा न्यायालय था प्रीवी काउंसिल, जो कहाँ था, लंदन में था। तो इसके द्वारा लिए गए निर्णय को प्रीवी काउंसिल क्या कर सकता था, परिवर्तित कर सकता था, बदल सकता था। तो आपको याद रखना है, संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछा हुआ है कि किस एक्ट के तहत RBI की स्थापना किया गया था। तो आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना किया गया था। याद रखिए, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसी एक्ट के तहत किया गया था, बहुत बार पूछा हुआ है। फिर आगे देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है कि बर्मा को, जिसको म्यांमार कहा जाता है आज, तो म्यांमार को किस एक्ट के तहत भारत से अलग किया गया था। तो याद रखना है, यही वो एक्ट था। इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये अलग किया गया का मतलब यहाँ ये है कि शासन व्यवस्था के मामले में पहले ब्रिटिश क्या करते थे, दोनों का रूल एक ही जगह से हैंडल करते थे। तो ये अलग अलग करके अब यहाँ पे शासन करेंगे इन लोग। और उसके बाद देख लेते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, आप देखे होंगे कि 1919 के एक्ट में हम लोग देखे थे कि विषय को 2 भागों में बांटा गया था, संघ सूची और राज्य सूची। लेकिन यहाँ पर 3 सूची में डिवाइड किया जाएगा, जो आज भी लागू है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देख लेते हैं हम लोग। संघ सूची, उस समय जो इसमें विषय थे 59 था। फिर हो जाएगा राज्य सूची, उस समय 54 था इसमें विषय। और फिर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो उस समय 36 विषय इसमें था। हालांकि विषय बहुत कम ही बार पूछा हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछता है कि किस एक्ट के तहत 3 सूची में डिवाइड किया गया था विषय को, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। तो यही वो था, हम लोग को पता ही है, पहले डिस्कशन भी हो चुका है कि संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत जो आएगा सामान्यतः उस पर राज्य सरकार ही बनाएगा। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं जहाँ के केंद्र भी बना सकता है, अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य इसको किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देते हैं, तब उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। खैर उसको हम लोग देखेंगे, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। और साथ ही साथ समवर्ती सूची में जो भी विषय आएंगे उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा पर दोनों कानून बना दिए, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, जबकि राज्य द्वारा बनाया गया कानून स्वतः ही समाप्त मान लिए जाते हैं। तो खैर आप इसको लिख लीजिए। अब इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि
क्या ये एक्ट में अच्छा रहा, क्या खराब रहा। प्रावधान हम लोग देख लिए। अच्छा इसमें ये रहा, हम लोग अच्छा इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या रहा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। केंद्र में जो द्विसदनात्मक था उसमें सीटों की संख्या बढ़ाया गया। स्वाभाविक सा बात है कि सीटों की संख्या अगर बढ़ा तो भारतीयों को ज़्यादा चांस मिलेगा, इसमें मौका मिलेगा, यानी कि उत्तरदायी शासन में और ज़्यादा भागीदारी होगा भारतीयों का। दूसरा क्या होगा कि प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया, ये भी एक अच्छा था। और क्या, एक RBI की स्थापना हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। 3 सूची का अलग अलग बांट दिया जाना, अब ये बहुत ज़रूरी था ताकि लोग अपने अपने विषय को समझें। पहले क्या था कि वायसराय ज़्यादा इस पे हावी रहता था, अब अलग अलग विषय होगा तो लोग अपने अपने विषय पर कानून बनाएंगे और उनकी जिम्मेवारी भी होगा, जवाबदेह भी होंगे वो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा काम किया गया। और हम लोग देख सकते हैं कि और क्या किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की कोशिश किया गया था, हालांकि इसमें सफलता उनको नहीं मिली। देशी रियासत के मामले में ये कह दिया गया था कि चाहे तो शामिल हो और नहीं चाहे तो वो शामिल नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्ट, इसमें कुल मिलाकर के हम लोग देख लें तो इसमें इतना अच्छाई था, हालांकि इसमें बहुत सारा कमी भी है जो अभी हम लोग देखेंगे। कि इसी एक्ट से 200 से 250 अनुच्छेद को उठा करके हमारे भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो उसमें कुछ परिवर्तित करके उसको रख दिया गया उसमें। तो इस एक्ट को अनदेखा हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत बार पूछा हुआ है, आप याद रखिएगा, 221 धाराएं एवं 10 अनुसूची था। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें कमी क्या था। तो कमी सबसे पहला तो यही था कि प्रांत से द्वैध शासन हटाया गया लेकिन केंद्र में स्थापित कर दिया गया, ये कमी था इसका। कहा गया कि भारतीयों को उत्तरदायित्व तो ज़्यादा उनके लिए शासन में उनकी भागीदारी होगी, लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा किया नहीं गया। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि ये इंजन रहित लेकिन अनेक ब्रेकों वाला एक्ट है। ये इतना ज़्यादा ब्रेक है कि ये चल ही नहीं पा रहा है। क्लेमेंट एटली भी इसका निंदा करता है। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। खामियां तो हम लोग देख ही रहे हैं, द्वैध शासन केंद्र में स्थापित कर दिया जाना, भारतीयों का शासन में भागीदारी नाम मात्र का ही अभी भी रह गया है, उनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सांप्रदायिक जो कोशिश किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कि भारतीयों को पुनः एक बार बांटने का कोशिश किया गया था, हालांकि गांधी जी और अंबेडकर जी के प्रयास से वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन उसका प्रयास यही था कि इन लोगों को भी आपस में बांटा जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि कमी है। तो प्रावधान को आप जान रहे हैं तो प्रावधान से आप इसको समझ करके लिख सकते हैं आप इसको। अब इसका थोड़ा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि कौन क्या क्या कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 2 स्टेटमेंट है, आप इसको देख लीजिए यहाँ पे, जो इसका निंदा किया गया है, आलोचना किया गया है। अनैच्छिक, बिना इच्छा का, अप्रजातांत्रिक, फिर इसको अराष्ट्रवादी की संज्ञा कौन दिए हैं? तो ये दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिए हैं इसको। नेहरू जी का ही एक और है, याद रखिएगा जरूर इसको, ये बहुत बार पूछा हुआ है। अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा
की संज्ञा ये भी याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया है। याद रखना है ये दोनों नेहरू जी का है। एक तो क्या क्या अनैच्छिक है, बिना इच्छा का लाया गया, अप्रजातांत्रिक, ये प्रजातांत्रिक नहीं है और राष्ट्रवादी, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं मिला इसमें, ये कह करके आलोचना कौन किए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं। दूसरा अनेक ब्रेकों वाला, कहे कि इतना ज़्यादा ब्रेक है कि ये चल ही नहीं पा रहा है, तो अनेक ब्रेकों वाला मगर इंजन रहित मशीन कह करके इसका आलोचना किए हैं ये। और देख लेते हैं और क्या कहा गया। खुद क्लेमेंट एटली का हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये तो भारतीय नहीं था, हम लोग को पता है कि ये साइमन कमीशन का सदस्य था, तो ये क्या कहा है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के भविष्य की राजनीति, भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का 1935 में कर देते हैं यहाँ पे, प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं था, नहीं है। ये कहना है क्लेमेंट एटली का। 3 स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, क्लेमेंट एटली का भी पूछा हुआ है। ये 3 स्टेटमेंट आप आलोचना के रूप में लिख सकते हैं, जब भी इसका आलोचना करेंगे तो ये तीनों को लिख सकते हैं वहाँ रख करके। जैसे आप मेंस के लिए अगर इसको बना रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे तीनों का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि ये तो भारतीय थे, लेकिन ऐसे लोग जो साइमन कमीशन का जो ऐसा व्यक्ति जो साइमन कमीशन का सदस्य भी था और साथ ही साथ आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना, वो खुद इसका आलोचना किया है। और इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि यह कह करके इसका आलोचना किया गया था। तो 1935 के एक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यही सारा कुछ प्रावधान है, यही इसका पहले तो हम लोग पृष्ठभूमि समझ लिए, प्रावधान समझ लिए, और इसमें जो है प्रमुख तथ्य को हम लोग देख लिए, इसकी आलोचना भी देख लिए, क्या आलोचना किया गया है, इसकी विशेषताएं भी देख लिए, सारा कुछ इसमें कंप्लीट हुआ। अब एक्ट और हम लोग को पढ़ना है 1947 का, फिर हम लोग का एक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।